आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, इसका ताल्लुक लखनऊ से है। यह घटना 2015 की है। फरवरी महीने की पहली तारीख को एक 19 साल की लड़की, जिसका नाम गौरी श्रीवास्तव था, अपने घर से कुछ काम के लिए निकलती है और रहस्यमयी ढंग से वह लड़की गायब हो जाती है। गौरी एक लॉ कॉलेज की स्टूडेंट थी। बहुत ही खुशमिजाज, हंसने बोलने वाली, आधुनिक सोच रखने वाली लड़की थी। फरवरी पहली तारीख को लगभग 11-12 बजे के बीच में अमीनाबाद स्थित अपने घर से गौरी अपने पिता की जैकेट को ड्राई क्लीनिंग में देने के लिए निकलती है और घर वापस नहीं आती है। दोपहर का वक्त था। गौरी अपने घर से निकली थी तकरीबन 11-12 बजे के आसपास, और जब शाम हो गई, गौरी घर वापस नहीं आई, तो परिवार वालों को फिक्र होने लगी। गौरी की मां ने सबसे पहले गौरी को फ़ोन किया, लेकिन गौरी का फ़ोन उठा नहीं। इस बात से परेशान होकर गौरी की मां ने गौरी के पिताजी को फ़ोन किया, यानी अपने पति को, और उनको बताया कि गौरी घर से लगभग दोपहर को बाहर निकली और अभी तक घर वापस नहीं आई है। इस बात से परेशान होकर के शिशिर जी ने भी कई बार अपनी बेटी को फ़ोन मिलाया और गौरी का फ़ोन नहीं उठा। अंततः कई बार कोशिश करने के बाद एक बार फ़ोन उठा, और फ़ोन जब उठा तो एक अजनबी आवाज़ ने कहा कि गौरी मेरे साथ है, आप परेशान मत होइए, रात होने से पहले गौरी घर वापस चली जाएगी। सच तो है कि इस बात से श्रीवास्तव परिवार की परेशानियां और बढ़ गई। एक जवान अकेली लड़की घर से बाहर निकली है, उसका फ़ोन नहीं उठ रहा है, और जब फ़ोन उठ रहा है तो एक ऐसे शख्स के द्वारा उठ रहा है जिसको वो जानते नहीं हैं, जिसकी आवाज़ तक नहीं पहचानते, और वो कह रहा है कि आप लोग इत्मीनान रखिए, रात होने से पहले गौरी घर वापस पहुंच जाएगी। उम्मीद के दहलीज पर इंतज़ार करते हुए गौरी के माँ और बाप थोड़ा सा और रुके, शायद इस उम्मीद में कि हो सकता है कुछ देर बाद फ़ोन करने के बाद वो लड़का गौरी से बात करवा दे। इसी उम्मीद में उन्होंने थोड़ा सा इंतज़ार किया, और थोड़ा इंतज़ार करने के बाद उन्होंने फिर एक बार गौरी के नंबर पर फ़ोन किया। फ़ोन नहीं उठा। फिर कोशिश की गई, फ़ोन नहीं उठा, और कई बार कोशिशों के बावजूद जब फ़ोन उठा तो उस लड़के ने बताया कि गौरी लखनऊ में ही है, हम दोनों इको पार्क में ही बैठे हुए हैं, आप लोग इत्मीनान रखिए, तसल्ली रखिए, रात होने से पहले गौरी घर वापस चली जाएगी। लेकिन लड़के का जो रवैया था, गौरी से बात न करवाने की, गौरी का फ़ोन खुद हैंडल करने की, और ये कहने की कि आप लोग चिंता मत करिए, गौरी मेरे साथ है, चीज़ें बड़ी संदेहास्पद थी, और सच ये था कि श्रीवास्तव परिवार के लिए चिंता का विषय थी। थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद गौरी के पेरेंट्स ने फिर गौरी के नंबर पर कॉल किया। फिर इस बार फ़ोन उसी लड़के ने उठाया, और इस बार जो उसने कहा वो वाकई बहुत बुरा था, घबराने वाला था, परेशान करने वाला था। उसने कहा कि गौरी की तबीयत अचानक ख़राब हो गई है और वह गौरी को लेकर के SGPGI जा रहा है। इतना सुनना था कि श्रीवास्तव परिवार बुरी तरह से घबरा गया, वो लोग परेशान हो गए। गौरी के पेरेंट्स पहले इको पार्क गए, फिर SGPGI गए। दोनों जगह पर गौरी नहीं मिली, और ना ही कोई ऐसा लड़का मिला जो उन्हें बताता कि हाँ, उसने गौरी को यहाँ पे भर्ती करवाया है या गौरी की तबीयत ख़राब है। ऐसे किसी शख्स से उनकी मुलाकात नहीं हुई जैसा उनको फ़ोन पे बताया गया था। इको पार्क की SGPGI होने के बाद गौरी के माँ बाप सीधे अब अमीनाबाद पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं, और पुलिस से अपनी सारी बातें बताते हैं कि किस तरह से उनकी लड़की दोपहर को घर से बाहर गई थी और अब तक घर वापस नहीं आई है, और इसके बीच में कैसे एक लड़का उनकी बेटी का कभी फ़ोन उठाकर ये कहता है कि गौरी उसके साथ है, कभी ये कहता है कि वो दोनों इको पार्क में बैठे हुए हैं, कभी ये कहता है कि गौरी की तबीयत अचानक बिगड़ गई है और वो उसको SGPGI में ले जा कर के भर्ती करवा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पुलिस ऐसे गुमशुदगी के मामलों में बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देती है, क्योंकि कभी कभी बच्चे जो होते हैं वो घर से बिना माँ बाप के बताए निकल जाते हैं 1-2 दिन के लिए, कभी नाराज़ होकर निकलते हैं, और उस दिन भी पुलिस वालों ने ऐसा ही किया। उन्होंने कहा कि जवान बेटी है आपकी, अपने किसी दोस्त के साथ कहीं घूमने गई होगी, घर वापस आ जाएगी, परेशान मत होइए। यहाँ से गौरी के माँ बाप अपने घर जाते हैं। इस बीच वो गौरी के फ़ोन पे कई बार कोशिश भी करते हैं, कई बार गौरी का फ़ोन लगता भी है, और एक समय आता है रात का कि जब गौरी का फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। अगले दिन की सुबह होती है। दिन था 2 फरवरी 2015, और उस दिन लखनऊ में एक अजीब घटना हुई। हुआ कुछ यूँ कि SGPGI के पास एक सड़क है, शहीद पथ। उस सड़क के पास एक नहर बहती है,
और उस नहर के किनारे एक बोरे में कुछ इंसानी जिस्म के टुकड़े दिखे, जिसे कुछ कुत्ते नोच रहे थे। जिस इंसान ने पहले देखा वो इंसान घबरा गया और घबरा करके उसने सबसे पहले पुलिस को फोन किया। पुलिस आई और उस बोरे को कलेक्ट किया। उसमें से इंसानी जिस्म के कटे हुए 2 पैर मिले। पुलिस को जब पहला कटा हुआ पैर मिला तो उस एरिया के लगभग 300 मीटर के रेडियस में जब पुलिस ने खंगालना चालू किया तो पुलिस को अलग अलग बोरों में एक इंसानी जिस्म के अलग अलग टुकड़े मिले। किसी बोरे में हाथ मिला, किसी बोरे में सर मिला और किसी बोरे में बॉडी के टुकड़े मिले। इस तरह से पुलिस को अलग अलग बोरों में 6 बोरों में इंसानी जिस्म के टुकड़े मिले। इंसानी जिस्म के ये टुकड़े मिलने के बाद पूरे लखनऊ में सनसनी फैल गई। खबर मीडिया की सुर्खियों में आ गई। मतलब समय नहीं लगा कि पूरे लखनऊ में ये खबर इतनी तेजी से फैली कि हर कान तक पहुंच गई, क्योंकि बहुत भयानक खबर थी। एक इंसान के इतने टुकड़े किए गए थे कि खबर का वायरल होना लाजमी था। पूरे लखनऊ में उस दिन यही घटनाक्रम चलता रहा कि आखिर किसकी बॉडी है, किसकी लाश है, आखिर किसके साथ इतनी भयानक घटना हुई है, किसने किया है, कौन कर सकता है, कैसे किया होगा। तमाम सवाल लोगों के जहन में और मीडिया के जहन में और खास करके पुलिस के भी लिए प्रश्न चिन्ह बन चुके थे। ये खबर सुनकर के श्रीवास्तव परिवार भी पुलिस स्टेशन पहुंचता है और लाश के साथ मिले कुछ सामान को देख करके उनकी हालत खराब हो जाती है। ये उनके बेटी गौरी की ही लाश थी, जिसकी शिनाख्त उन्होंने गौरी के डेड बॉडी के साथ मिले, जैसे रिंग आप मान सकते हैं या ईयर रिंग मान सकते हैं या नोज रिंग मान सकते हैं, कुछ भी ऐसी कुछ चीज़ें उनको दिखी होंगी जिससे उन्होंने आइडेंटिफाइड कर दिया कि ये गौरी की ही लाश है। पुलिस भी सकते में थी कि इतनी बेरहमी के साथ कत्ल हुआ है। पुलिस ने अपनी छानबीन चालू की। पुलिस ने टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन से शुरुआत की तो पता चला कि गौरी के फ़ोन की लास्ट लोकेशन जो मिली वो तेलीबाग में थी। मोबाइल में लास्ट लोकेशन जब तेलीबाग का मिला तो पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू की तेलीबाग में लगे सीसीटीवी कैमरों से। और जब तमाम कैमरों को स्कैन किया गया तो एक कैमरे में गौरी कैप्चर हुई थी, वो किसी को मैसेज भेज रही थी। फिर दूसरे सीसीटीवी कैमरे में एक और फुटेज कैप्चर हुई थी जिसमें गौरी को एक लड़का बाइक पे बैठाता है, गौरी उसके पीछे बैठती है और एग्जिट कर जाते हैं दोनों कैमरे के फ्रेम से। पुलिस ने जब अपनी छानबीन आगे बढ़ाई तो पता चला कि गौरी जिस लड़के के बाइक पे बैठ करके गई थी उस लड़के का नाम हिमांशु प्रजापति है। वो तेलीबाग के ही मोहल्ले में रहता है। पुलिस फाइनली हिमांशु को पकड़ती है, हिमांशु से पूछताछ करती है। शुरू में हिमांशु गौरी को जानने से मना करता है, गौरी के साथ होने से मना करता है, लेकिन पुलिस जब उसको हिमांशु को सीसीटीवी की फुटेज उसकी बाइक के साथ और गौरी के साथ दिखाती है तो हिमांशु को सच बताना पड़ता है। हिमांशु ने जो कहानी बताई वो वाकई बहुत दर्दनाक है। भगवान न करें ऐसा जिंदगी में कभी भी किसी लड़की के साथ हो, लेकिन हुआ एक लड़की के साथ। हिमांशु ने बताया कि गौरी से उसकी मुलाकात उसके एक कॉमन फ्रेंड के द्वारा हुई थी और गौरी से उसकी जो बातचीत थी वो सोशल मीडिया यानी कि व्हाट्सएप पे ही थी। बहुत ज़्यादा मुलाकात इन दोनों की नहीं हुई थी। हिमांशु ने बताया कि उसका परिवार मुंबई गया हुआ था और वो लोग 4 फरवरी को आने वाले थे और हिमांशु और गौरी की 1 फरवरी को व्हाट्सएप पे बात होती है। हिमांशु गौरी को अपने घर आने के लिए कन्विंस करता है, गौरी भी मान जाती है। गौरी के हिसाब से हिमांशु उसका अच्छा दोस्त था। गौरी को जाने में कोई दिक्कत नहीं हुई क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि गौरी थोड़ा सा मॉडर्न टाइप की लड़की थी। लड़कों से दोस्ती में उसे कोई परहेज नहीं था। गौरी की इसी आधुनिकता ने शायद उसकी जान ले ली। गौरी को पता नहीं था कि आने वाले वक्त ने उसके लिए क्या संजो कर रखा है। गौरी हिमांशु के बुलाने पर तेलीबाग चली गई और तेलीबाग पहुंचने के बाद हिमांशु ने गौरी को एक पॉइंट से पिक किया जिसकी फुटेज सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड भी हुई थी और हिमांशु गौरी को लेकर के अपने घर पहुंचता है। हिमांशु अब गौरी के साथ अपने घर पर अकेला था। गौरी हिमांशु को अपना फ्रेंड मानती थी, लेकिन हिमांशु मन ही मन गौरी को एक तरफा प्यार करता था और इस बात की भनक शायद गौरी को नहीं थी। वो हिमांशु को सिर्फ अपना दोस्त ही समझती थी, उसका कोई अतिरिक्त झुकाव इसके अलावा हिमांशु की तरफ नहीं था। और शायद ये भी एक बड़ी वजह रही, एक तरफा मोहब्बत, जिसकी वजह से गौरी इस दुनिया में नहीं रही। जब हिमांशु और गौरी दोनों बंद कमरे में थे तो बातों बातों में हिमांशु ने गौरी का फ़ोन ले लिया और
उत्सुकतावश गौरी का फ़ोन देखते देखते वो गौरी के फ़ोन में कुछ ऐसे फ़ोटोग्राफ्स देखता है जो फ़ोटोग्राफ्स पर्सनल थे, और उन फ़ोटोग्राफ्स को गौरी ने अपने दोस्तों के साथ, कुछ एक दोस्तों के साथ शेयर किया था। हिमांशु को ये बात बर्दाश्त नहीं होती है और दोनों में कहा-सुनी हो जाती है। हिमांशु गौरी का गला घोंट देता है, गौरी ज़मीन पे गिरती है। आप मान सकते हैं कि गौरी मर चुकी थी। गौरी को इस स्थिति में देख कर के हिमांशु को समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें और क्या ना करें, और शायद ये वही टाइम रहा होगा जब उसके पेरेंट्स फ़ोन कर रहे होंगे और हिमांशु हर बार अलग बहाना बना करके उनको कुछ न कुछ बताता रहा, उनको बातों में उलझाता रहा, ताकि वो गौरी की डेड बॉडी के लिए कोई विकल्प ढूंढ सके, कोई रास्ता निकाल सके कि जिससे वो गौरी की डेड बॉडी को ठिकाने लगा दे। खैर, हिमांशु वहाँ से निकलता है, घर का दरवाज़ा बंद करता है और बाहर अपने एक दोस्त से मिलता है। उस दोस्त के साथ उसने कुछ वक्त बिताया, दोनों ने बैठ कर के शराब पी। जब हिमांशु नशे में हुआ तो मार्केट पहुंचा और मार्केट जाकर के उसने एक आरी खरीदी। वो उस आरी को लेकर के घर पहुंचा, घर का दरवाज़ा खोला, अंदर गौरी मरी पड़ी थी। दरवाज़ा बंद किया और गौरी के शरीर को हिमांशु ने कई टुकड़ों में काटा। सोचिए, एक तरफा मोहब्बत और नशे के जुनून ने हिमांशु को कितना बड़ा दरिंदा बना दिया था। शरीर को काटना मतलब समझ सकते हैं आप कितना भयावह है, कितना दुर्दांत है, और इसके लिए कितनी मानसिक विकृति की आवश्यकता हो सकती है इंसान को। एक नॉर्मल आदमी तो ऐसा बिल्कुल नहीं कर पाएगा। उसके लिए तो मतलब किसी के शरीर से अगर जो थोड़ा सा ब्लड भी देख ले हो तो उसको परेशान हो जाना पड़ता है। वो सोचने लगता है कि यार ये रुकेगा कैसे, इस ब्लड को रोकूं कैसे। और सोचिए आपकी एक जिस्म पे आरियां चल रही हैं और आदमी हद थी। गौरी के पूरे शरीर को अलग अलग टुकड़ों में काटने के बाद हिमांशु उन टुकड़ों को बोरों में भरता है और मौका देख करके रात को एसजीपीजीआई के इलाके में किसान पथ के पास बहने वाली उस नहर के आसपास उन बोरों को रात में ही ठिकाने लगा देता है। अगले दिन का पूरा घटनाक्रम आपको पहले ही बता चुके हैं। पुलिस को हिमांशु के घर से गौरी के कपड़े, गौरी के जूते, गौरी का मोबाइल और गौरी के कुछ सामान बरामद हुए। पुलिस को हिमांशु के घर से वो आरी भी प्राप्त हुई। पुलिस को हिमांशु के घर से वो वाइपर भी प्राप्त हुआ। जब उसने शरीर को काटने के बाद उस वाइपर से उस जगह का ब्लड स्टेन रिमूव किया था। ये सारी चीजें, ये सारे सुराग पुलिस को हिमांशु के खिलाफ मिले। पुलिस ने हिमांशु को कोर्ट के सामने उपस्थित करके इन सारे सबूतों और गवाहों के आधार पर जेल भेज दिया। इस पूरे प्रकरण में जो सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात थी वो ये थी कि गौरी की जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट में आया कि गौरी की मौत ब्लड लॉस की वजह से हुई है। साथ ही ये भी बात सामने आई कि कत्ल का जो वक्त है वो रात का है, दोपहर का नहीं है। इसका मतलब था कि गौरी की डेड बॉडी को जब आरी से काटा गया है तब गौरी जिंदा थी। जब हिमांशु ने उसका गला घोटा तो गौरी बेहोश हुई थी, वो मरी नहीं थी। हिमांशु को लगा कि गौरी मर गई है और वो गौरी को घर में बंद करके मार्केट चला जाता है। बाहर जाकर के वो ड्रिंक करता है। ड्रिंक करने के बाद वो आरी खरीदता है और आरी खरीद करके जब घर आता है तो इस तरह से वो एक जिंदा लड़की के टुकड़े करता है। आज की कहानी में बस यहीं तक। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। जय हिंद।